ये हम आ गए हैं जो कश्मीरी गेट में रेलवे का ऑफिस है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का। वहाँ पर देखते, वहाँ पे भी इनकी मीटिंग है रेलवे की। वहाँ पर ले चलते हैं अंदर, वहाँ आपको दिखाते हैं क्या मीटिंग में होता है। तो हम लोग आज एक बार दोबारा मैं कश्मीरी गेट के अंदर आया हूँ आप लोगों को इस बात को इंश्योर करने कि हमने जो यूपीएस की स्कीम में हमने सरकार के साथ बैठ के एक हम लोग एमी के सोल्यूशन पे पहुँचे हैं, वो हमने जो बेस्ट पॉसिबल था आप लोगों के लिए करवाया है। 100% कोई भी चीज़ जो नई इंट्रोड्यूस होती है वो ठीक नहीं होती, ये भी हम मानते हैं इस बात को, उसमें संशोधन होते रहते हैं। तो हम लोगों ने जो स्कीम आपके लिए चूज़ की है, जो उन्होंने हमें बताई, उसका थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वो गड़बड़ हो जाती सारी। हुआ क्या कि कई दौर की मीटिंग होने, हमने उस मीटिंग में गए नहीं, कोई मीटिंगों में हम लोग गए नहीं। हमने कहा कि ये जो आपकी कमेटी का गठन हुआ है ये एनपीएस में सुधार के लेके हुआ है, तो क्योंकि इसमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, भाई एनपीएस में क्या सुधार कर लोगे, तो इसलिए हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं, तो हम इस पर अपनी कोई राय आपको देना नहीं चाहते। फिर हमने नोटिस दे दिया हड़ताल का, सारा कुछ हुआ, भूख हड़ताल हुई, हड़ताल का नोटिस दे दिया। हड़ताल का जब हमने उनको नोटिस दिया तब उन्होंने दोबारा बुला लिया। उन्होंने ये कहा कि हमने एनपीएस का बहुत अध्ययन किया है ढंग से, तो उसमें हमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है एनपीएस में, भाई कोई उसमें कोई गड़बड़ है ज़्यादा कि बहुत ही ज़्यादा लोगों की पे नहीं, पेंशन नहीं बन पा रही। तो आप हमें इतना तो बता दो एटलीस्ट कि एनपीएस में मतलब बुराई क्या है इसके अंदर, यही बता दो आप हमें, ताकि हम उसमें सुधार कर लें। तो हमने कहा कि देखिए एनपीएस में लोगों को 50% लास्ट पे की जो 50% है पेंशन जो बनेगी उसकी गारंटी नहीं है। एनपीएस में डेयरनेस रिलीफ की प्रोविज़न नहीं है, एनपीएस के अंदर फैमिली पेंशन की प्रोविज़न नहीं है। तो ये जो कमियां हैं, ये एनपीएस को बिल्कुल ही इररिलेवेंट सी चीज़ बता रही है। हमारे कर्मचारी तो संतुष्ट नहीं है इससे, यही लड़ाई है हमारी। तो उन्होंने उसको नोट कर लिया। लड़ाई भी यही थी बेसिकली, ये 3 इशू मेन तो थे ही। तो उन्होंने कहा कि देखिए ओपीएस तो हम दे नहीं पाएंगे। उसका कारण ये है कि काफ़ी सारा पैसा जो, अगर मेरे से अगर ठीक पूछेंगे तो कोई 50 लाख करोड़ के आसपास जो है आपका वो शेयर मार्केट में निवेश हो चुका है। अगर सरकार वो पैसा निकाल लेती है तो सारा कुछ ही डंप हो जाएगा। तो सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको ओपीएस लागू, उन्होंने मना ही कर दिया इसके लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आपने हमें अपनी रिजर्वेशंस बताई हैं, हम उसके ऊपर आप हमें थोड़ा समय दीजिए, आप अपने हड़ताल को पोस्टपोन कर दीजिए, पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। 2024 के चुनाव है, चुनाव में नाम हम देने ले सकेंगे कुछ, तो अब चुनाव के बाद हम आपके साथ एक अच्छी प्रपोजल के साथ मिलेंगे, आपके जो जितने भी इश्यूज़ हैं हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करें। हमने भी सोचा कि हड़ताल तो अंतिम निर्णय होना चाहिए हमेशा ही, और हड़ताल बहुत रिस्की चीज़ है, तो क्योंकि कर्मचारियों की नौकरी चली जाती है इसमें, और भी रेप्लिकेशंस हैं इसके अंदर। एनीवेज हमने उसको पॉज कर दिया, हमने उनकी बात मान ली। 24 के चुनाव के बाद मोदी सरकार की सीधी 100 सीटें कम हो गई है ना तो सरकार प्रेशर में आई। फिर सरकार को अगले 3 चुनावों में जाना था, हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में। हरियाणा और महाराष्ट्र बहुत क्रूशियल थे उनके लिए। वो किसी भी तरह का रिस्क, किसी भी तरह की कर्मचारियों की जो है वो गुस्से को झेल नहीं पाते। तो उन्होंने हम अब तुरंत मीटिंग की और उन्होंने हमें फिर बुला लिया कि ये हम आपके लिए स्कीम लेके आए हैं। उन्होंने उसमें आपकी 50% की प्रोविज़न कर दी, उसने डेयरनेस रिलीफ की प्रोविज़न कर दी, उसने इसके अंदर जो है आपके फैमिली पेंशन की प्रोविज़न कर दी। काफ़ी देर मामला अटका रहा। वो 40% फैमिली पेंशन के लिए तैयार थे, हम लोग 60 पे अड़े हुए थे। वो जो फैमिली वो आपकी जो 50% हम लोग चाहते थे कि गारंटेड हो, जैसे उसमें थी, वो 45, पहले 40 पे अड़े थे, 45 पे अड़े थे। फिर उनका जो टकराव हमारे से हुआ, वो 35 साल की क्वालिफाइंग सर्विस मांग रहे थे, हम लोग उस पर 20 पे अड़े हुए थे। फिर वो जो बाद में ये सारी चीज़ें कॉपअप हुई तो थोड़ा इस पर डिस्कशन शुरू हो गई। फिर वो 3-4 दौर की ऐसी मीटिंग हुई। फिर वो 1/10 6 मंथली बेसिस के ऊपर जो आपको रिफंड करना था उस पर अड़ गए।
हमने कहा कि उसको जो आदमी रिटायर होगा उसको लेके क्या जाएगा। तो इस सारे इश्यूज पे कोई कॉन्सेंसस नहीं बन पा रहा, क्योंकि सरकार प्रेशर में थी। देखो ये सबसे बड़ा आप लोगों को इस बात पे अपनी ट्रेड यूनियंस के ऊपर और अपने ऊपर आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने एक ऐसी सरकार को नकेल डाली जो सरकार बिल्कुल जो कॉरपोरेट्स है उसके सहारे चलती है। तुरंत प्रधानमंत्री ने इंटरवेंशन की, 7 पे की तो की नहीं इसने, लेकिन अब आ गया फटाफट भागा, क्योंकि कमज़ोर था। आप लोगों ने उसको कमज़ोर कर दिया, लोगों ने उसको, तो वो तुरंत आ गया, इंटरव्यू कर लिया और हमें चिट्ठी आ गई कि प्रधानमंत्री जी जो है वो उसमें डिस्कशन के लिए तैयार हैं, आप लोग आइए प्रोजेक्ट को। तो हम लोग चले गए। नेचुरल है, प्रधानमंत्री आएगा तो कौन नहीं जाता। तो प्रधानमंत्री ने कहा अपने, मेरा ख्याल है कि 15 मिनट इनकी मुलाकात हुई सिर्फ, तो बहुत बड़ा समय होता है प्रधानमंत्री का 15 मिनट के लिए भी आना। प्रधानमंत्री ने आते ही ये कहा कि आप लोगों की जो 3-4 इश्यूज़ के ऊपर जो सहमति नहीं बन पा रही थी, हम उसके लिए एग्रीड हैं, हमने वो बात मान ली है, कैबिनेट से आज वो ये पुटअप करेंगे, हम उसको अप्रूव कर देंगे। तो अब आप लोग अपने आंदोलन को, अपने स्ट्राइक को वापस ले लीजिए, हमने आपकी सारी बातें इसमें मान ली। सबने वाहवाही की। महामंत्री शिवपाल मिश्रा जी ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आप लोगों ने शायद फोटोज अगर मार्केट में देख रहे हो तो स्वागत किया। रघुभैया जी ने भी उनका स्वागत किया और सबने आके अपना अपना गुणगान किया बाहर के, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। अच्छी बात है, सबको करना भी चाहिए। लेकिन रात को ही NMOPS का वो लीडर लाइव हो जाता है, फिर लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है। फिर हमारे जो लोग हैं है तो आसपास गांव में इकट्ठे रहते हैं ना, कोई टीचर्स एसोसिएशन है, हम भी लोग, हमारे लोग भी रहते हैं, तो वो डर गए बेचारे। उसने कहा कि ये UPS स्कीम है, ये तो साली NPS से भी खतरनाक है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, सरकार ने उल्टा ले लिया। देखो, मैं जिस दिन से आपका JFROPS का गठन हुआ था लड़ाई के लिए, जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें मेरी भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। वहीं महामंत्री के साथ साथ था, मैंने इसका गठन करवाया था उनसे क्या कि हमें ने मीटिंग करी, हमें ने आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि मैं अपने कैडर के अंदर जो लोगों में असंतोष पैदा हो रहा था, मैं उसको देख नहीं सकता ज़्यादा, तो मैं उसमें कूद जाता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये चीज़ें। महामंत्री ने मेरा बड़ा साथ दिया इसमें, हमने महामंत्री के साथ रहे, वो हमारे साथ रहे। जिस दिन ये स्कीम अनाउंस हुई, हमारे पास कोई कागज़ तो है नहीं, तो करें कैसे एनालाइज। तो उसी दिन मेरी एक अपनी टीम है जो वर्क करती है इन चीज़ों, मेरा साथ देती है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसमें 4 के 5 क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, J ग्रेड लेवल के, जो लोग NPS में ही वो जिनका इंटरेस्ट है। 2-3 एजेंट्स प्रमोट हुए हैं, जैसे आप लोग नए नए आए हो, उन्हीं में से प्रमोट हुए हैं, वो मेरे टच में थे। 3 SSC मैकेनिकल ब्रांच के बड़ौदा हाउस के मेरे टच में थे, जो मेरे पास ही मेरे घर पे बैठे थे कंप्यूटर पे एक्सेल शीटें तैयार करने के लिए। हम लोगों ने 1 हफ्ता इसके ऊपर गहन चिंतन किया, पूरे एनालाइज किया इन चीज़ों को, और एक शेप निकल गई। आप इमेजिन नहीं करेंगे, रात को 12 साढ़े 12 बजे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने डिस्कस किया है इसको। उसके बाद हम लोग कि ये एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। इस डॉक्यूमेंट में क्या है, जब हम लोग वहाँ पे गए तो ये देखने में आया कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसको NPS बोलते हैं, NPS का जो PFRDA कानून है वो बना ही जाके 2013 में, और उसको चलाएगा कौन, हैंडल कौन करेगा, NSDL हैंडल करेगा, फंड मैनेज करेगा, तो वो जाके 14 में फाइनल हुआ। तो इसका मतलब ये देखने में आया कि 4 से लेके 14 तक आपके जो फंड हैं वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हुए। कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 5% पे लगा दिए होंगे, इसलिए जो आदमी, एक तो शॉर्ट सर्विस वाले, वो जो रिटायर हो रहे थे, उनकी तो पेंशन बेचारों को किसी की 1000, किसी की 1500, किसी की 500। तो ये एक माहौल बन गया था उस वक्त। हमने जब एनालाइज किया, मैंने क्या किया कि एक 2800 ग्रेड पे वाले आदमी को उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2012 मानी मैंने। 2012 इसलिए मानी कि हमारे एनालिसिस जो है रियलिस्टिक रहे, क्योंकि 14 तक तो फंड ही इन्वेस्ट नहीं होते, तो पीछे से लेने का कोई फायदा नहीं था। एक कर्मचारी जो 2012 में भर्ती हुआ रेलवे में,
2800 ग्रेड पे भर्ती हुआ, उसको हमने एनालाइज किया, उसकी पे ले गए जब तक उसकी 60 साल की उम्र नहीं हो जाती। उसमें हमने क्या ऐड ऑन किया है, 4% मैंने माना कि DA 6 मंथली तो 4% के आसपास बन जाता है, एक वो उसकी पे डाली और उसमें एनहांस किया। एक 3% का जो एनुअल इंक्रीमेंट उसको लगती है, एक वो ले ली है। बीच बीच में उसको प्रमोशंस भी दी हैं, 7 साल बाद उसको 4200 ग्रेड पे दे दिया है ना, OS वाला, फिर 4600 दे दिया, फिर 4800 दे दिया, फिर 5400 दे दिया। तो उसकी पूरी 32-33 साल की नौकरी में जब वो 2043 में रिटायर होगा, उसकी पे एंड में क्या आती है ये निकालने के लिए, और पूरी साल उम्र में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या रहती है, 14+10 से NPS में और 10+10 से UPS में क्या आती है। तो मैं जब उसको क्योंकि ये हमें चाहिए थे एनालिसिस, और इन एनालिसिस का बेस क्या है ये आपको फिर से पूछना चाहिए। एनालिसिस का बेस क्या है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एक जॉइंट क्या बोलते हैं उसको, जो एक जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, और वो इस कमेटी का मेंबर था। उसने CNBC को एक इंटरव्यू दी, काफ़ी लंबी चौड़ी बड़ी डिटेल्ड इंटरव्यू है। मैं ये मान सकता हूँ कि वो जो मिस्टर जॉइंट डायरेक्टर है उसको एग्री कर सकते हैं कि वो सच बोल रहा है, इतना तो करना ही पड़ेगा। उस लेवल पे है, सरकारी मुलाजिम है, कोई प्राइवेट आदमी नहीं है। हमने उसकी बातों को ये माना कि सच बोल रहा है, उसको बेस मान लिया हमने, जो बातें उसने की ही वो कर ली। आपके एनालिसिस हमने किए पे के, जो हमने निकल के आया एंड में कि जो NPS में था 14+10 का कॉर्पस, आपका जो आपके प्राइम में आते हैं पैसे 14% सरकार के, 10% आपके, वो टोटल निकल के आती है आपकी इन्वेस्टमेंट 1,24,33,565 रुपये एंड ऑफ द डे। फिर उसको टोटल सर्विस से डिवाइड कर दिया, फिर उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो आपकी मंथली कंट्रीब्यूशन, एवरेज मंथली कंट्रीब्यूशन जो NPS में वो आ जाती है। वो इसमें आती है 32,893 रुपये NPS वाले में, और उसमें आती है 27,411 रुपये। ये यहाँ तक हमने ये निकाली, और पे निकाल ली उसकी लास्ट पे जो सिर्फ वर्कआउट होकर आई 1,17,800 रुपये उस वक्त 43 में, और प्लस उसके ऊपर 202% DNS रिलीफ है जो 4% से हम लेके आए हैं इसको। तो मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया यहाँ पे, तो ये इसकी 2,37,956 रुपये पे बना दी मोटा मोटी, लास्ट पे ये बना दी, और इसका 50% ही से मिलान करेंगे ना। तो ये बेटे मैंने इसमें यहाँ तक मैंने वर्क किया है। उसके बाद हमने एक ये एक फिर शीट बनाई हमने, ये वाली। इस शीट को कैसे डेवलप किया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास जो वो फिक्रें हैं एम्प्लॉय की, मैंने, आप ऑनलाइन चेक कर लो, आपके पास कई कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है NPS के कैलकुलेटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, कोटक महिंद्रा का है, एक्सिस बैंक का है, ये सारे मिल जाएंगे आपको। कोई फॉरेन बैंक्स के भी है, यूनाइटेड स्टेट में क्या कौन से बैंकों के कौन कौन से कैलकुलेटर चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कहाँ चल रहे हैं। मैंने वो सब में डाल के देखा, एक जैसा ही उसका रिजल्ट आ रहा था। सिर्फ फॉरेन में वाले में ये था कि वो जब डॉलर और उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही थी तो वो दिक्कत आ रही थी उसमें, उसको लोग ऑथेंटिक मानेंगे भी क्यों, इंडिया में, हिंदुस्तान में क्यों लागू करूँगा उसको। तो हमारे इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, ऑथेंटिसिटी भी उसकी ठीक है, आपके फंड मैनेजमेंट में भी उसका रोल है, तो हमने इसी को आधार मान लिया। वो कैलकुलेटर मेरे से ये पूछता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो दे दी अपनी भाई की, 60 साल निकाल देगा ना उसके। फिर वो पूछता है कि आप कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने बेयर मिनिमम लिया 7%, जो आज PF में हमें मिलते हैं। PF में फिर भी 7.1% मिलता है, मैंने जो बेयर मिनिमम है 7% वो ले लिया मैंने इसके अंदर। फिर हमसे वो पूछता है कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट करोगे, तो वो हमने 32,000 और 27,000 की फिगर जो निकाली पर मंथ की, वो डाल दी उसके अंदर। फिर वो हमसे पूछता है कि आप ईयरली इसमें कितना इंक्रीज़ करेंगे, इसके इंक्रीज कितने करेंगे, क्योंकि 4% का हमने इंक्रीमेंट लिया, वो लिया DNS रिलीफ, DA 4+4 8%, और 3% उसकी इंक्रीमेंट, 11 उसका 10% निकाल के मोटा मोटी 1% हमने लिख दिया उसमें कि हम इसमें एनुअली इंक्रीज करेंगे इसके अंदर। तो फिर वो जब उसको ओके करते हो कैलकुलेटर को, तो कैलकुलेटर फिर हमें ये फिगर निकाल के देता है फाइनल। जो कैलकुलेटर ने फिगर निकाली है
उसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वो 1,26,00,000 जो मैंने आपको पीछे बताई थी वो, प्लस इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया वो निकालता है। वो ये निकाल के देता है कि 3,46,27,855 सॉरी 95 रुपीज़ आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट वैल्यूएट हुआ है, और टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस आपका बन जाता है एनपीएस में 4,27,00,000। मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 4.72 करोड़, 4.72 करोड़ 50 लाख ऐसे कुछ बनता है, ठीक है ना। तो ये 4,72,00,000 का कॉर्पस आपका ये फाइनल कॉर्पस बन जाता है। अब इसमें 60% पैसे आपको रिफंड होते हैं एज पर रूल जो है उसमें प्रोविजन, तो वो अमाउंट बन जाती 2.83 करोड़ रुपीज़, ठीक है। वो आपको 60% मिल जाता था, और 40% अमाउंट जो 1.89 करोड़ की है वो आपकी इन्वेस्ट हो जानी है। जब आपकी वो इन्वेस्ट हो जाती है तो आपकी पेंशन उसमें जो निकल के आती है वो 1,10,271 रुपये निकलती है। अगर हम इसको ये देखें कि ये जो मेरी जो 50% पेंशन है वो 1,76,896 है, तो वो इससे काफ़ी कम रह जाती है। तो इसका मतलब मैंने अंदाजा लगाया कि 40% के आसपास पेंशन इसमें बनती है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बेयर मिनिमम लिया है, इसलिए ये है। अगर वो 9% 9.5% रहता ही है तो वहाँ आएगा तो ये ठीक हो जाती है। तो ये तो थी एनपीएस की आपकी स्कीम। अब आ जाओ आप दूसरी तरफ यूपीएस में। यूपीएस स्कीम में जो वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उसके मुताबिक आप लोगों को ये ऑप्शन रहेगी कि आप अपना 60% कॉर्पस इसमें निकालना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आपको ये प्रोविजन है इस यूपीएस के अंदर कि आप अपना 60% कॉर्पस निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो सरकार आपको 50% का कैप नहीं देगी। एनपीएस में भी नहीं था, अगर हमने इसी को बेस माना तो 40% का बनती थी, तो आपको वो कैप नहीं देगी। हमने कहा ठीक है। फिर क्या निकल के आता है, आपकी टोटल कॉर्पस जो इसमें एक्यूमुलेट हुआ वो 3,83,00,000 रुपये हुआ। ये कम इसलिए है कि सरकार ने इसमें आपका 4% शेयर निकाल दिया अपना, वो अलग कॉर्पस बना लिया, 4 + 4.5 और डाल के 8.5% का सरकार ने एक अलग कॉर्पस बना लिया, और आपका कर दिया यहाँ पे 10 + 10, 10% सरकार का, 10% आपका। तो ये इसमें फिर जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस आया 3,83,00,000, अगर मैं 60% पैसे ऑप्ट कर लेता हूँ इसमें से कि मुझे चाहिए, मैंने विड्रॉ करता हूँ, तो 2,36,00,000 रुपया विड्रॉ कर सकते हैं। 2.36 करोड़ रुपया आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, और आपकी और 1.57 करोड़ रुपया आपका इन्वेस्ट हो जाएगा एन्युटीज़ में। तो उसकी जो रिटर्न निकल के आती है पेंशन जो, वो 91,893 रुपये आती है, 91,893। अब देखो इसमें 1,10,271 बनी, एक में इसमें 91,893 बनी। अब दोनों में फ़र्क क्यों है? वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है, ये वो फ़र्क है। लेकिन इस 91,893 के ऊपर डेयरनेस रिलीफ की प्रोविज़न है, आपको इसके ऊपर डेयरनेस रिलीफ मिलेगा। सरकार क्या करेगी, अगर आप 60% पैसे निकाल लेते हो आपको कैप नहीं देगी 50% का, लेकिन डेयरनेस रिलीफ यहाँ देगी। अगर मैं आज की डेट में जो 53% डेयरनेस रिलीफ है, अगर मैं इसके ऊपर एवेल्यूएट करूँ तो मेरी पेंशन 1,40,000 रुपये बनती है, जो यहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी 1,10,000 रुपये है। और 1,40,000 और 1,36,000 में 1 साल का ही फ़र्क है मेरे हिसाब से। जब 8% से होगा तो इससे क्रॉस कर जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर मेरे से पूछे तो मैं इसको ऑप्ट कर लूँ तुरंत, इसको ये 60% वाला निकाल लूँ पैसे। अब इसमें बेसिक डिफरेंस जो समझने वाली बात ये है, अगर मैं एनपीएस में रहता हूँ तो ये 1,10,271 जो 1,10,271 मेरी पेंशन बनती है, फिर मान लेते हैं ये 100 रुपया दोनों तरफ, इसको 100 रुपीज़ मानते हैं, तो मेरा जो 100 रुपया है वो 1 साल बाद, मैं अगर 3% भी हमें डीएनएस रिलीफ मिलता है एवरेज, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 94 रुपीज़। वो मेरा 100 का 100 ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही पैसे की वैल्यू 94 हुई 6% डीए मेरे को सरकार ने दे दिया, वो मेरा 100 ही रहेगा, ये मेरा रिड्यूस होता जाएगा। अल्टीमेटली 10 साल बाद 5 साल बाद एनपीएस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन वो आपका 100 का 100 मेंटेन रहेगा। तो इसलिए हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आप लोगों कर्मचारियों को लगे गलत किया है। एनएमयूपीएस वाले को जो किसी का पॉलिटिकल बेस है तो हो, मुझे तो अपने कर्मचारियों से मतलब है।
अगर आप इस स्कीम के मूलभूत में चले जाए जिसके लिए बनी है, भी यहाँ तो आपको ऑप्शन है ना कि अगर आप 60% पैसे निकाल लोगे तो हम आपको 50% का कैप नहीं देंगे, ये ऑप्शन है ना एक। लेकिन जिस यहाँ पे वो गारंटेड करता है सारी चीज़ों को, 25 साल की नौकरी होनी चाहिए और आपके ये सारे पैसे जो 3 करोड़ 83 लाख के इन्वेस्ट कर देंगे, तो फिर आपको जो पेंशन वर्कआउट होके आती है, आप लोग इमेजिन करो 2,29,732 में वर्कआउट होके आती है। ये 1,76,000 50% बनती है। इसका मतलब ये 65% 70% के आसपास, 65% से ज़्यादा है, 68% के आसपास बैठी है। और अगर मैं इसके ऊपर DNS रिलीफ जो प्रोवाइडेड है इसके अंदर भी वो लगा देंगे तो ये 100% पेंशन बन जाती है। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया बॉस, ये कैलकुलेटर जो मार्केट में है उसको किया। आप लोग मेरे एनालिसिस को ले सकते हैं, कैलकुलेटर में खुद ही डाल के चेक कर सकते हैं। कोई गलती हो मेरे को इन्फॉर्म करिए ताकि मैं भी अपने आप में सुधार लाऊं, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी गलती हो, मैं ह्यूमन एरर है। लेकिन हम लोगों ने ये जो ग्रुप मैंने आपको बताया है बड़ी मेहनत की है इसमें, 12-12 1-1 बजे तक कॉन्फ्रेंसेस करके तो हम लोगों ने मैनेज किया। क्योंकि जो क्लास 1 ऑफिसर है सारा दिन तो उनको यहीं उनकी रेड लगा लेते हैं, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता बेचारा रात को लेट। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि वो इतने अच्छे लोग हैं, भगवान उनको बहुत तरक्की दे लोगों को। उन्होंने अपना फ़ायदा तो सोचा ही होगा, लेकिन आप लोगों का फ़ायदा सोच के मेरे साथ काम किया। तो आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि 50% पेंशन यूपीएस में मिनिमम पेंशन है। अगर 50% से ज़्यादा रिटर्न आपका कॉर्पस दे रहा है, जैसे इस केस में दे रहा है, तो वो एम्प्लॉई के ही होंगे। मतलब जैसे इसमें 2,29,000 आ रहा है, वो आपको पेंशन 2,29,000 मिलेगी, ये नहीं मिलेगी 1,76,000। जो हायर रिटर्न आ रही है वो आपकी है और उसके ऊपर DNS रिलीफ है। तो ये मैं इन चीज़ें आपको बताना चाहता था, क्लियर करना चाहता था कि लोगों के माइंड में कोई चीज़ रह ना जाए। अब आपके सवाल है और मेरे जवाब है। आपको इसमें किसी को भी कोई शंका है आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, इसके अंदर जो सुधार की गुंजाइश है वो मैं आपको थोड़ा और कन्वे कर देता हूँ। लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं, जैसे ये बैठा हुआ ये पूछ रहा था मेरे से अभी कि जी हमारा जो 10% पैसे है वो कहाँ गए, हमें वो रिफंड क्यों नहीं हुआ। तो आप मेरे पर आपने सवाल आपका वाजे है, लेकिन बताना मेरा काम है। अब आप ध्यान से देखिए इसको, यूपीएस को। यूपीएस में टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 3,83,00,000 रुपये। 50% आपका है, 50 सरकार के, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटर्न आई, जो कॉर्पस क्रिएट हुआ, एंड ऑफ द डे 1.91 करोड़ रुपया मेरा है, 1.91 करोड़ रुपया सरकार का है। यही मतलब हुआ बस इसका, आधा आधा कर दिया उस कॉर्पस को, इतने बनता होगा 1.91 करोड़। तो मैंने यहाँ ले क्या लिया इनसे, मैंने कितने पैसे लिए यहाँ पे 60% में 2,36,00,000 रुपए। एक करोड़ 91 लाख रुपए तो मेरे हैं, वो मेरे को वापस हो गए 60% में, और सरकार के भी 20% मेरे को रिफंड हो गए। ये ऐसा मत समझो, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। मतलब मेरा 100 जो मेरी कंट्रीब्यूशन 10% है वो तो मेरे को वापस आई है, सरकार का 20% भी शेयर मैंने वापस लिया है। इसके अलावा आपको जो 6 मंथली वो कंट्रीब्यूशन जो वापस करनी है ऊपर सरकार ने, वो कंट्रीब्यूशन भी उसमें वो कम है, मैं उसको ये मानता हूँ। अगर सरकार से मान गई है तो बहुत शानदार बात है कि आपके प्रेशर में वो सरकार ने उसको मान लिया। ये इधर ध्यान नहीं किया उसका 60% में, क्योंकि ये 60% ऑप्शनल है, आपको 50% गारंटी नहीं है, इसलिए है, स्कीम के मूलभूत में नहीं है ये। लेकिन अगर आप उसको देखें तो मैंने महामंत्री जी से पर्सनली ये बात की है कि एक डिमांड है हमारी, बहुत जेन्युइन है, कि आपने जो 1/10 करवाया है उसका 6 मंथली का, उस 1/10 को आप 1/4 करवा दीजिए। 25% अगर हमें रिटर्न मिल जाता है तो एक डिमांड भी जेन्युइन लगती है। जब भी रिव्यू होगा अगर वो 1/4 हो जाता है उसका, तो मैंने इसको वर्कआउट किया था जी, 2800 ग्रेड पे का जो आदमी है उसकी यहाँ पे जो 22 लाख रुपये अमाउंट बनती है वो 56 लाख रुपये हो जाती है। तो 56 लाख एक ठीक ठाक अमाउंट है जो मेरे अपनी समझ में है। तो मैं ये समझता हूँ एक ये,
और एक इसकी जो 25 साल की जो इन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस रखी है उसको 20 साल करवा दें। एक वो जो इशू का फालतू का इन्होंने घुसेड़ दिया कि जो आदमी VRS लेगा जब उसकी साले के वो सुपरनिशन की एज होगी तब मिलेगी, वो डिस्कस भी हो चुका है। वो उन्होंने जिस पर्पज से डाला था वो हमें इफेक्ट कर रहा है तो करे हम इसको विड्रॉ कर लेंगे, तो उन्होंने हमने मानी है बात। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं इसके अंदर जिसमें इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। हमने महामंत्री से 3 मांगे रखी हैं कि ये 4% का शेयर सरकार ने अपना कम किया है इस कॉर्पस में, वो अपना वो शेयर पूरा करें। भाई 14 और 10 की रेशो इसमें रहे ताकि हमारा कॉर्पस ठीक बने। और दूसरा इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल हो। तीसरा जो 1/10 है शेयर जो सरकार रिफंड कर रही है 1/4 करवा दीजिए इस वक्त। तो ये 3 और एक वो तो है ही है, मैंने कहा उसमें एग्रीड भी हैं वो। एक वो के जो है वो आप हमें जो क्या बोलते हैं इसको VRS वाला इशू जो है वो जिस दिन वो रिटायरमेंट ले 25 साल के बाद उस दिन से उसको पेंशन लगनी चाहिए। तो ये UPS का एक ऐसा इशू है जो ऐसे फालतू में लसेड़ बन गया। इसका कारण ये हुआ NMOPS वालों ने विरोध कर दिया, हमारे लोग बेचारे भ्रमित हो गए और जो साथ में हमारे बैठ के फैसला करा के आए थे वो भाग गए। उन लोगों के विरोध से भागे, हम लोगों के आप लोगों के विरोध से भागे नहीं, आप लोगों के बीच आ गए। मैं सिग्नल वर्कशॉप गाजियाबाद गया, बहुत आक्रोश था लोगों में। मैं सारे ग्रुपों में जुड़ा हूँ, मैं देखता था बच्चों को, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं तुरंत गया ये एनालिसिस लेके उनके बीच। आप इमेजिन नहीं करोगे 250-300 बच्चे जो वहाँ काम कर रहे थे वो इसमें आते हैं जड़ बीच में बैठ गया। मैं कोई लीडर थोड़े हूँ, मैं तो आप जैसा ही हूँ, लेकिन आपका ख्याल रखता हूँ, बस इतना है। तो उनके बीच में बैठ गया। जब मैं उनको समझा रहा था तो उसमें कुछ लड़के URKU के भी थे, 40-50 की अमाउंट थी। तो वो बेचारे भी आना चाहते थे, तो मैंने उनको बुला लिया। मैंने कहा यार तुम आ जाओ, मैं कोई ट्रेड यूनियन की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं इनका लीडर थोड़ी हूँ, सबका हूँ, वही आएगा ज्ञान देने में क्या बात है। आप इमेजिन करो 20 लड़कों ने NRM ज्वाइन की उसी वक्त। उसने कहा वो 30 जो भटके हुए वो भी आ जाएंगे जी। और उसमें 3 वाइस प्रेसिडेंट थे ब्रांच के, उन लोगों ने तुरंत ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा हम आपसे सेटिस्फाइड हैं। आज वहाँ पे 80 और 15 की रेशो है। जो हमारे जो हम लोग जो साथ साथ इसका सर्वे करवा रहा हूँ ना, पहले 60 और 40 चल रहे थे कहीं पे फिगर, आज वो 85 और 15 है। फिर बट वेल्डिंग प्लांट में मेरठ गया, वहाँ के लोगों को संबोधित करके आया। आपने जब ये अभी हमने परसों यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, कितनी दुनिया थी वहाँ पे। मेरे को इतनी खुशी हुई कि जितना लोग दिल्ली मंडल के थे, क्योंकि दिल्ली मंडल बहुत बड़ा मंडल है, हेडक्वार्टर छोटा सा मंडल है। मैं कहता हूँ कि दिल्ली मंडल के लोगों से ज़्यादा हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे। मुझे इतनी खुशी हुई अपने कैडर के ऊपर कि इन लोगों को विश्वास तो है ना अपने कैडर के ऊपर कि हमारा मंडल मंत्री जो है भागता नहीं है, किसी लोगों के बीच में रहता है। ये लड़ाई इसकी थी, ये आपके संशय को दिमाग में रहे ना, और आप मेरे को फ्री रखे यहाँ आप घूमने फिरने से, मेरे को बाहर जाने दो, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत करना है मेरे को, और भी कई दायित्व है। आपकी जो ये तो छोटा काम था, मेरे को एड्रेस करना था आपको जो बड़ी लड़ाई होने वाली है, जो इश्यूज पेंडिंग है। आपका 8th पे कमीशन का गठन करवाना सबसे बड़ा इशू है। उसके लिए झगड़ा भी होगा, सरकार आनाकानी करेगी, हम लड़ेंगे। हमारा ये रोल रहा है इस पेटिशन का हमेशा से। सरकार जहाँ हमसे उलझती है, हम लोग आके लोगों के बीच में बैठ जाते हैं, फिर कन्वे करते हैं कि सरकार ये उल्टा सीधा काम कर रही है और आप इसके लिए तैयार रहो, तो हम कैडर को तैयार कर देते हैं। ये गेट मीटिंग्स का यही स्वभाव है इसमें। 8th पे कमीशन सरकार का बाप भी बिठाएगा। अगर ये पेंशन पे इतने दबाव में आ सकती है तो इसमें वो आएगी। सेकेंडली आपका इशू है जो 6th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि जब DA 50% हो जाएगा तो उसको पे के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो वो DA मर्जर है, मेरा ख्याल उस पर फाइनल बात महामंत्री की हो भी गई है कैबिनेट सेक्रेटरी से। इसकी कोई अगर अपडेट चाहोगे तो मैं आपको कन्वे भी करूँगा, ठीक है। एक ही हमारा ये इशू है। एक कैडर रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, उसकी मीटिंगें लगातार हो रही है। कई कैडर रिस्ट्रक्चर होने हैं इसके अंदर। जैसे हमारे ट्रैकमैन्स का कैडर है, उसको 4200 ग्रेड पे तक लेके जाना, और वो हो भी जाएगा, वो फाइनल है तकरीबन। उसको फाइनल आउटकम क्या आएगी वो पता लग जाएगा आप लोगों को।
इसी तरीके से कई और कैडर्स हैं, जैसे MCM ही है इनका, वो 40 में अटका हुआ बेचारा, और 42 में, उसको 46 तक लेके जाना। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज हैं, सारे कैडर्स को उससे फायदा होगा, तो वो करवाने की बात है। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग आपकी हम लोग एड्रेस करेंगे। जो ये मेन मोटी मोटी ये 3-4 लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये लोग हम लोग करवा के देंगे। बाकी जो लोकल इशू है वो चलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। ये धंधा चल रहा है ना यहाँ पे कश्मीरी गेट में, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। ये है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कि आपको एक सीमित समय के लिए बुला लिया गया और बाद में घर भेज दिया गया। परमानेंट नौकरियां सारी खत्म हो जाएंगी। इसलिए वो इस एजेंडे पे है नहीं है मेरे को नहीं पता, मेरे एजेंडे पे है। हेडक्वार्टर मंडल इसके लिए बड़े बुरे तरीके से लड़ाई करेगा, और मुझे अपने साथियों पे विश्वास है कि आप लोग सभी मेरे साथ रहोगे उसमें, और ये लड़ाई हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ेंगे। कल को ये नहीं है कि हमें घर चला दे कोई और 1-2 दिन के लिए आदमी आए, वो नौकरी करे चला जाए। यूनियन भी खत्म, 60 साल से लोगों की नौकरियां भी खत्म, और रहती सहती कसर है वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। ठीक है ना? तो ये मैं सारी बातें आपसे करना चाहता था। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे को चुनाव में आश्वस्त रखेंगे कि मैं आऊं कि यहाँ ना आऊं। मैं ना आऊं तो आपको फर्क तो नहीं पड़ता ना, है ना? आपके लिए सेवा में ये विजय है ही है यहाँ पे। लेकिन ये जो 80-15 का फर्क, 85-15 का मेरे को नजर आ रहा है ना, ये जो होने वाला है, उसका कारण है कि ये भाग गए, इसलिए ये अब ये धरातल पे आ जाएंगे। मैंने ऐसे नहीं वहाँ भाषण में बोला था। ये जो 80-15 का 85-15 का फर्क मेरे को नजर आ रहा है, उससे मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूँ। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं सिंगल यूनियन के कभी हक में नहीं। सिंगल यूनियन का मतलब है कि आपके कंधे भी सिंगल यूनियन जैसे होने चाहिए, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इतने बड़े कैडर को एक यूनियन से हैंडल करना बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए अगर आप लोग वो मैंडेट दे ही रहे हो तो फिर हम भी अपने कंधे मजबूत रखें, और हमारे कंधे आप ही लोग हैं, और कोई नहीं है हमारा कंधा। हमारे कंधे आप हैं। आप मजबूत रहोगे, हम लोग मजबूत रहेंगे। आप लड़ोगे तो हम लड़ेंगे। तो मैं इसी के साथ मैं अपनी इस एड्रेस को ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को कोई सवाल है तो जरूर पूछिए मेरे से। आप सवाल पूछेंगे मेरे को ठीक लगेगा। किसी के दिमाग में कोई संशय, कोई बात रह गई हो तो आप पूछे जरूर। बताओ किसने पूछना, कि इसमें शर्म क्या है? सर आपने अच्छे से क्लियर कर दिया कि सवाल है ही नहीं, सवाल है ही नहीं कोई। सर ये पूछना है। हाँ, दो माइक लो। मतलब सरकार 2 डिब में डिवाइड कर देगी, 10+10 हाँ। और 8.5। आप बोल रहे हो 10+10 में से 60% आप ले सकते हो, 60%। हाँ ले सकते हो। हाँ, ये ऑप्शन हमें अभी दी जाएगी, ये जब हम रिटायर होंगे तब दी जाएगी? आप कौन सा चुनना है आपको? ये तो अभी ये 4 अप्रैल 25 में आप ऑप्ट करना है। तो ये अभी करना पड़ेगा, मतलब अभी करना बाद में पड़ेगा, नहीं? बाद में। अप्रैल 25 में होगा। देखो मैंने ये सुझाव महामंत्री को दिया भी है। हमने ये कहा है कि वन टाइम ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये इसमें प्रोविजन है कि 3 साल बाद रिव्यू होगी ये स्कीम कि देखा जाए। नहीं, हाँ। ऐसा है कि इसमें नीचे एक अंडरलाइन भी है, हाँ। ये स्कीम जो है हर 3 साल के बाद रिव्यू होगी। तो मैंने महामंत्री को सुझाव दिया था कि ये जो हर तीसरे साल जब ये रिव्यू होगी तो एम्प्लॉइज को ऑप्शन भी रिव्यू कर लेनी चाहिए। इसमें खर्च कोई नहीं हो सकता है, उस वक्त बेटर कंटेंट क्यों आ जाए तो वो उसके ऊपर करना चाहे। वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये स्कीम में सरकार ने आपके प्रेशर में बात तो मान ली आपकी, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं डीआर के। ये बात मान के चलो आप, सरकार कर नहीं पाएगी 8.5% में इसको अपडेट। 3 साल बाद जब ये रिव्यू करेंगे, ये जो 8.5% का कॉर्पोरेट सरकार उठा के बैठी है ना, ये 18.5% का करना पड़ेगा। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। हम तो ये भी डिमांड की है महामंत्री को, जो मैंने अपने 3-4 लिख के दिए हैं इशूज़, इसी के अंदर लिखे होंगे शायद, कि ये स्कीम जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है पेंशनर की, या उसकी वाइफ उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है, तो जो 40% कॉर्पस जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो उसके नॉमिनीज को दे दिया जाए। तो ये भी मैं उसमें मैंने उसमें ले रखा। देखो कोई चीज़ आ गई हमारे हाथ में, ठीक आ गई, उसको पकड़ लो। बाकी तो नेगोशिएशन है, रिव्यू होती हैं चीज़ें। आपकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी
35 साल का था और फिर 33 हुआ। 33 का फार्मूला पता क्या होता था? 80 डिवाइडेड बाय 33 इंटू बेसिक पे। 80 साल की उम्र मान के चलते थे कि ये जिएगा इतने साल कर्मचारी की, और 33 साल उसकी क्वालिफाइंग सर्विस थी, और बेसिक पे से मल्टीप्लाई करते तो आपकी पेंशन वर्कआउट होती। तो वो सारी चीज़ें कम होते होते 35 से हम 20 पे आ गए। तो क्या है 25 से 20 पे नहीं आने में कितने लगेगी? तो इसलिए 1-2 रिव्यू में इसका काम कर देंगे तमाम। ये स्कीम मैं मैकेनिकल ब्रांच में भाषण दे रहा था, ऐसे ही लोगों को समझा रहा था, तो एक बच्चे ऐसे आजकल नए नए बच्चे हैं ना, तो उसने मेरे को कहा कि सर ये स्कीम इतनी अच्छी है तो नेता क्यों नहीं ले लेते, जैसे वो आजकल सोशल मीडिया पे चलती है जी। मैंने कहा यार ये बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मेरे तो बस में नहीं है। अब वो OPS, मैं उस वक्त OPS में था तो मुझे OPS मिल गई। उसके बाद कुछ लोग NPS 4 के बाद NPS में है। अब उनके पास ऑप्शन है, जो शिफ्ट कर जाएंगे वो उसमें चले जाएंगे। तो सवाल यह है कि अगले दिन जब मैंने इसको चेक किया, भाई 1.91 करोड़ रुपये तो मेरा हिस्सा बना, और 2 करोड़ 37 लाख रुपये मैंने ले लिया हैं। तो मैंने अपने पैसे तो वापस ले लिए ना अपनी इन्वेस्टमेंट, और सरकार से भी कुछ पैसे ले लिए। तो मैंने उसको बुलाया चाय पे, कल फ़ोन किया, मैंने कहा राजपूत को बुलाओ यार। मैंने उसको हाथ जोड़ दिया, मैं भैया तो कॉफ़ी पी और मेरी एप्लीकेशन महामंत्री को तू दे के आ, मेरे को OPS से यहाँ शिफ्ट करवा दे, UPS। मैं तैयार हूँ शिफ्ट करने के लिए। जितने पैसे मेरे तरफ से जमा होने बनते हैं 10-20 लाख रुपए, आप मेरे से ले लो, मेरे को UPS दे दो। जहाँ मेरे को लगता हो कि 65-70% के आसपास पेंशन बनेगी, मैं काहे के लिए छोड़ूंगा बॉस उसको। और मेरे को 2 करोड़ समथिंग मिल जाए, इतना तो मेरे को कभी नहीं मिलेगा। मैं GPF में हूँ मैं, और मेरे कितने पैसे होंगे? 10 लाख होंगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा होंगे नहीं। रिटायरमेंट में इतने रहते हैं, तो इसलिए ये स्कीम ठीक है। आपका कोई और सवाल है किसी का? क्योंकि मैंने इनको फारग करना, मैंने जाना भी है कहीं। ठीक है, तो सर वो जो 40% बचा 60% लेके, उस पर DA है एप्लीकेबल नहीं है? DR है? नहीं DR तो है, DR ही तो है यहाँ पे है ना। और क्या? अरे वाह, मैं तभी तो कह रहा हूँ 91,000 के ऊपर जब DR लगेगा तो 1,40,000 हो जाएगा। ये ज्यादा हो जाए। गारंटेड कैप नहीं रहेगा जब से। अरे कैप वो अपने पूरी हो जाती है इसमें। डियरनेस रिलीफ ही ये सारी चेंज का आधार है। सरकार ने क्या देना? पेंशन तो आपकी आनी मार्केट से, और DR जो है वो एडिशनल जो सरकार ने अपनी जेब से देना है, जो वो 8.5% आपको आप उससे देगी है। तो DR ही मेन फैक्टर है। सरकार ने रिफॉर्म कर दिया NPS में आपकी मांगों के अनुरूप। हाँ 10 है, उसको कोशिश करेंगे बड़ा। 14 महीने के तो और पैसे मिल जाएंगे ज़्यादा तुम लोग। हाँ इसमें कर सकते हैं। हाँ ग्रेटी तो बेटे एक्ट ही अलग है, वो तो मिलनी है। वो तो OPS में मिलता था, NPS में मिलता था, इसमें मिलेगा। और आपने बताया कि मिनिमम 50% पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट, नहीं गारंटेड है, गारंटीड 50 है, इससे ज्यादा भी मिल सकती हाँ है। ज़्यादा मिल सकता है। तो क्या सरकार ज्यादा बनती है, सपोज 60% बनती है या हाँ। 65% बनती है, उस पे भी 65% अमाउंट पे DR देगी या ओनली 50% पे DR देगी? नहीं DR की प्रोविजन पेंशन के ऊपर है। 65 पे देगी? हाँ और क्या 40 पे देगी तो 65 पे क्यों नहीं देगी? नहीं, मुझे लगा अगर मिनिमम 50 की बात हो रही है तो फिर 50 के ऊपर वो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? ना मिनिमम 50% की गारंटी है। अगर आपका कॉर्पस ग्रो करके वो 65% तक चले जाता है, जैसे इसमें जा रहा है 2,29,000। हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे? हाँ तो आप किसी ने थोड़ी देना आपको कुछ, वो तो आपके पैसे ग्रो कर रहे हैं। आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपको। नहीं मार्केट का कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं लेना। हमने बेयर मिनिमम 7% इंटरेस्ट लेके ये कैलकुलेशन की है। मैंने नहीं की, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो फंड वो जो कैलकुलेटर है उसने की है। मैंने 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है सिर्फ। तो 7% लेने के बाद ये कैलकुलेटर निकाल के दे रहा है, ये फिगर मेरी नहीं है। 2,29,000 रुपया 732। आप जब उसकी वीडियो सुनोगे ना उस आदमी की, जेंटलमैन की, आप ध्यान से सुनो, अगर आपके पास है तो फिर सुनना। शुरुआत में बोलता है वो कि अगर किसी का कॉर्पस 50% से ज़्यादा ग्रो करता है, वो कह रहा है कि 60% तक चला जाता है, 65% तक चला जाता है, तो वो अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की ही होगी। अब जो मेरी पेंशन वर्कआउट होकर आएगी उसके ऊपर DR तो मुझे मिलना ही है।
रूल ही है। अब मेरी तनख्वाह जो है 1 लाख हो, मेरी तनख्वाह हो 2 लाख, डीए जो है वो मिलना है। डीए तो बेसिकली क्या है, इन्फ्लेशन रेट है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो मैं लूंगा ना, ये है। ये जैसे हम ये तो हाइपोथेटिकल लेके चल रहे थे ना, हाँ। मान लो 100% हो गया तो 100% देगी सरकार, तो सरकार ने क्या देना है, ये बेटे मार्केट से आ रहे हैं। तो उस पे डीए भी सरकार को देना है। हाँ, सरकार को डीए देना, मैं तभी तो कह रहा हूँ। वो 100% पे डीए देगी। हाँ देगी, क्यों नहीं देगी बेटे। फर्ज करो, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, फर्ज करो मेरी पे है 1 लाख रुपया, मैं आपको ऑफिसर हूँ, आपकी पे है 25,000 रुपये, आपको 25,000 रुपये डीए मिलता है। वो क्या है डीए? डीए है बेसिकली इन्फ्लेशन, जो मार्केट इन्फ्लेशन से जो आपकी जो पे की वैल्यू कम हो जाती है उसको कंपनसेट कर देती है। मेरी 1 लाख रुपए की कंपनसेशन होनी है, तेरी 25,000 की पे की कंपनसेशन होनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सरकार ने आपको पेंशन नहीं दे रही, एक बात आप ध्यान से सुन लो, वो मार्केट से आपके फंड का ग्रो है, वो 65% भी हो सकता है। हाँ ये है कि अगर वो 50% से कम जाएगा तो सरकार गारंटी देगी 50%, उससे ज़्यादा है वो मलाई आपकी है। और कुछ सो इसमें जो हाँ। सरकार का कंट्रीब्यूशन है, वो ये पकड़, जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है हाँ 18% का, वो भविष्य में कम भी हो सकता है। सरकार कम करे ज़्यादा करे, आपका फ्रीज है 10%। 10% नीचे नहीं जाएगा। तो सरकार कम कर सकती है ना, क्योंकि वो देखो जो 18% नहीं है बेटा, तुम लोग गलत फहमी में ना रहो। जो आपका प्लान है उसमें 10% आपका शेयर है, 10% सरकार का है, 20% आपके प्राण में आते हैं। सरकार ने पहले 14% डालती थी आपके उसमें, अब सरकार 10% डालेगी, 4% निकाल लिए उसने। अभी 14 उसने क्या किया कि 4 आपके पुराने वाले उसने अपने और 4.5% और ऐड करके 8.5% का एक अलग कॉर्पस बनाया है। उस कॉर्पस को सरकार ही इन्वेस्ट करेगी, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उससे जो इन्वेस्टमेंट से ग्रो निकल के आएगी उससे वो आपको डीएनएस रिलीफ की पेमेंट करेगी। आपको क्लियर हुई पोजीशन? मैं यही कह रहा हूँ कि वो 8.5% का कॉर्पस बहुत कम है, उसी को बढ़ाने का प्रपोजल। अरे लोग लेंगे नहीं ये 50% का गारंटी, वो तुरंत अपने 60% पैसे निकाल लेंगे वहाँ पे, और 50% तो 1 साल बाद नहीं दूसरे साल बाद हो ही जाना। और कोई सवाल किसी का? तो आप लोगों ने मेरे को फ्री कर दिया कि नहीं कर दिया? मैं निश्चिंत होके फील्ड में चला जाऊँ? हाँ तो ये थी नेताजी की बातचीत कर्मचारियों के साथ। जो डिविजनल हेडक्वार्टर है, डिवीजन का हेडक्वार्टर है, उसके डिविजनल सेक्रेटरी संजीव सैनी जी थे, जो कि यहाँ पे उनका ब्रांच 7 है, कश्मीरी गेट के पास रेलवे का ऑफिस है, वहाँ पर कर्मचारियों के साथ बात कर रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने उनकी जो उनके मन में जो यूपीएस ओपीएस को लेकर सवाल था, आखिर उनके पेंशन का क्या होगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा, उसके उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। वो आप फिर मैं वही कर रहा हूँ कि इस बार फिर मैं नहीं बता रहा हूँ क्या, वो आप खुद वीडियो में देखें कर्मचारियों के क्या सवाल थे, नेताजी के क्या जवाब थे, और उनसे कर्मचारी कितना संतुष्ट हुए और आप कितने संतुष्ट हैं वो कमेंट में बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। और आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।